तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब ये तो हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसके भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर इसकी जगह पे हमें कोई वाक्य अगर दिया गया हो, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने लिख दिया, अब तो आप पहचान लें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इसके नीचे जो भी लिखूँगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। लेकिन अगर हमारे सामने कोई दूसरा वाक्य और ये इसकी ये पे रखा हुआ नहीं हो, तो हम किस तरह से उसे पहचान पाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आइए घबराइए नहीं, यहाँ हम सबसे पहले पहचान देख लेते हैं। सिंपल पहचान है इसकी कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, यानी लास्ट में आखिर में अगर ये वर्ड हिंदी वाक्यों में आ रहे हैं, नहीं ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, तो वाक्य हम सीधा पहचान लेंगे। अगर ता है, ती है आ रहा है तो किसका है वो? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है वो। ये तो हमारा अब क्लियर हो गया, यानी अगर ये वर्ड आ रहे हैं तो हम सीधा पहचान लेंगे कि किसका टेंस है वो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वो है वो। अच्छा, अब देख लेते हैं हम ये किस तरह से बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है किस तरह से। पहचान तो लिया है हमने, अब लेकिन बनाएंगे किस तरह से इसकी इंग्लिश में, अंग्रेजी में इसे किस तरह से बनाएंगे उसे हम देख लेते हैं आगे। तो दोस्तों ये जो है, ये हमारा ये पूरा जो है स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये हमारा बन गया है। इसके अनुसार हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी इसके तमाम वाक्य बना सकते हैं। तो क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों कर्ता, ये सबको आपको पता है। और वर्ब क्या होता है दोस्तों? वर्ब भी आप सब जानते हैं, वर्ब होती है क्रिया। और इसमें ये जो है एस या ई एस, ये हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस को हमें जोड़ देना, यहाँ पे डाल दीजिए फर्स्ट। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाएंगे। अब ये एस कहाँ लगाएंगे और ई एस कहाँ लगाएंगे, किसके आगे लगता है, इसे मैं अभी क्लियर करा दूंगा इसी वीडियो में। अच्छा, प्लस अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट को अगर हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में कहते हैं हम इसे कर्म। अब आप लोगों की समझ में ये भी नहीं आया होगा कि कर्ता क्या है और क्रिया क्या होता है और कर्म क्या होता है। तो चलिए पहले सबसे पहले इसी को क्लियर कर लेते हैं कि सब्जेक्ट और क्रिया कर्म ये हैं क्या चीज़। इन्हें क्लियर करने के लिए चलते हैं। तो दोस्तों मैंने पहले भी बताया कि सब्जेक्ट को जो है हिंदी में कर्ता कहा जाता है, लेकिन अब हमें समझना है कर्ता है क्या। तो कोई भी वाक्य हो उसमें जो काम करने वाला है ना, वो ही हमारा कर्ता है, यानी काम को करने वाला। वाक्य में कुछ ना कुछ तो काम हो रहा होगा ना, तो जो भी उसमें मेन पर्सन है, जो भी उसमें काम को कर रहा है, वही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक, ये तो क्लियर हो गया सब्जेक्ट क्या होता है, काम को करने वाला। अच्छा, वर्ब आता है। वर्ब इसे इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसे क्रिया। अब क्रिया क्या चीज़ होती है, आप ये डिफिकल्ट कर रहे हैं। तो जो कार्य वाक्य में किया जा रहा है, जो भी काम किया जा रहा हो, कोई भी, जैसे खाना खाया जा रहा है तो खाना यानी खाने को खाना, वो क्या है? हमारा क्रिया है। पानी पी रहा है, पीना, ये हमारा क्रिया, यानी जो भी काम किया जा रहा हो। वो इंग्लिश पढ़ा रहा है, इसमें पढ़ाना जो है वो वर्ब है, यानी क्रिया है। अच्छा, अब चलते हैं आगे। ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट होता है हमारा, हिंदी में इसे कहते हैं कर्म। अब कर्म क्या चीज़ होता है? जिस पर काम किया जा रहा हो। जैसे मैंने अभी बोला, देखिए जिस पर काम किया जा रहा हो, ये तो समझ में आ रहा है कर्म। अब देख लेते हैं हम इस सेंटेंस को, वो सांप को मारता है। तो दोस्तों खुद बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन है? यानी सब्जेक्ट मैंने ऊपर बताया नहीं अभी, करने वाला। तो वो सांप को मारता है, इसमें सांप को मार कौन रहा है, इसमें काम कौन कर रहा है? वो। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? सब्जेक्ट। अच्छा, आप देखते हैं दोस्तों, इसमें वो सांप को मारता है, वर्ब। हमने स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाया था तो इसमें वर्ब आया था ना, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी। तो अब देख लेते हैं इसमें वर्ब यानी क्रिया क्या हो रहा है। क्रिया यहाँ पे भी देख लीजिए, जो कार्य किया जा रहा हो। इस वाक्य में काम क्या किया जा रहा है बताइए? तो वो सांप को मारता है, यानी मारने का काम किया जा रहा है। ये सब जानते हैं मारने का काम किया जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? वर्ब। ठीक है, हम वर्ब की पहचान हो गई, यानी मारना हमारी क्या हो गई? वर्ब। अच्छा, प्लस इसमें हम एस या ई एस ये लगाएंगे, सिंगुलर या प्लूरल पहचान करके, बाद में देखेंगे उसे। अब प्लस करते हैं हम, इसमें आ रहा था हमारा उसमें स्ट्रक्चर फॉर्मूला में ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी देख लीजिए एक बार। ऑब्जेक्ट होता है कर्म, जिस पर काम किया जा रहा हो। वो सांप को मारता है, मारने का काम किस पर किया जा रहा है ये सब आप जानते हैं, तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? यहाँ तक तो आपकी समझ में बिल्कुल आ गया है। ये मेन चीज़ है, सब्जेक्ट कर्ता करने वाला होता है, वर्ब क्रिया जो कार्य किया जा रहा हो, और ऑब्जेक्ट कर्म जिस पर काम किया जा रहा हो। सिंपल है, अगर ये आपकी समझ में आ गए नहीं तो फिर आप कहीं भी धोखा नहीं खाएंगे। और ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इसके अनुसार आप बड़े से बड़ा वाक्य
अंग्रेज़ी में अनुवाद कर सकते हैं इसी के अनुसार। बस इसे जो है अपने माइंड में बसा लीजिए। अच्छा, अब यहाँ हम बना लेते हैं सब्जेक्ट इसमें हो वो है, तो वो का आ जाएगा ही। ठीक है, अब प्लस चलते हैं हम, तो वर्ब है, वर्ब मारना, मारने की क्या होती है, किल, किल लिख दिया हमने। अच्छा, एस या ई एस, अब ये देखते हैं हम, तो प्लूरल के साथ यानी बहुवचन के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक वचन के साथ हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, एस या ई एस का। एस कहाँ लगाना, ई एस कहाँ लगाना, वो मैं अभी आपको बता दूंगा, इसलिए यहाँ पे हम एस लगा देते हैं। ठीक है, ही किल्स प्लस, अब आगे चलते हैं, ऑब्जेक्ट आ रहा है नहीं, अब इसमें कुछ और तो नहीं बचाना, वो सांप को मारता है, ही किल्स द स्नेक लगा दें। ठीक, ये हो गया, ही किल्स द स्नेक, वो सांप को मारता। अब ये वाक्य जो हमने बनाया है, तो दोस्तों ये हमने वाक्य किसके अनुसार बना दिया, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार ही तो बनाया ना। अभी ये ऑब्जेक्ट आपके भी याद होगा, तो आप भी कोई भी हिंदी का वाक्य बना सकते हैं अंग्रेज़ी में। ठीक है, इतना बात तो आपकी समझ में आ गई। अब आगे ये देख लेते हैं हम, क्या सबसे पहले एक बात और जहन नशीर कर लें, अपने दिमाग में बसा लें कि आई और यू चाहे ये अकेले हों, ठीक है, अगर हम आई अपने आप को कह रहे हैं मैं, तो चाहे मैं अकेला हूँ, लेकिन ये हमें बहुवचन मानना होगा। ठीक है, यू मैं तुम्हें कह रहा हूँ, चाहे तुम अकेले बैठे हो, तो यहाँ अगर आई यू आ रहा है, तो वहाँ पर भी हम एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, एस या ई एस का प्रयोग हम आई और यू के साथ भी नहीं करते हैं, और प्लूरल के साथ तो हम करते ही नहीं हैं। ठीक है, दो इन चीज़ों को भी याद रखें, और बाकी एक वचन के साथ हम क्या एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं, एस कहाँ लगाते हैं और ई एस कहाँ लगाते हैं, मेन चीज़ ये समझना है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं, एस या ई एस कब लगाएं, यानी वाक्य में हमें कैसे पहचानना होगा कि एस या एस लगाएं या ई एस लगाएं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यानी वर्ब क्रिया में एस लगाते वक्त, ठीक है, यानी क्रिया में एस लगाते वक्त वर्ब के अंतिम अक्षर, यानी वर्ब का जो हमारी क्रिया का जो आखिरी अक्षर अंग्रेजी में बनाते हुए ये आता है ना, यदि ओ या एस या एक्स या एस एच या सी एच हो, तो एस के बजाय हम ई एस लगाते हैं। ठीक है, ये तो हमारा क्लियर हो गया। ई एस कब लगाएंगे, अगर इन अक्षरों में से हमारा कोई अक्षर दिख रहा है, तो हम उसकी जगह पे एस नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जी ओ गो, गो माने देखो जाना होता है, ये क्रिया है ना, जाना होता है, लेकिन इसमें हमारा इन अक्षरों में से क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, जी ई एस, जी ओ ई एस गोस कर देंगे। अच्छा, टैक्स होता है, टैक्स इसमें क्या आ रहा है, इसमें हमारा उन अक्षरों में से एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे दोस्तों, ई एस लगा देंगे। डब्ल्यू ए टी सी एच होता है वॉच, वॉच में क्या आता है, सी एच आ रहा होता है, तो हम यहाँ पे भी क्या कर देंगे, डब्ल्यू ए टी सी एच ई एस कर देंगे। अच्छा, पास होता है, इसमें देखिए क्या आ रहा है, एस आ रहा है, नहीं एस आ रहा है, नहीं इसमें एस ही हैगा, तो हम यहाँ पे भी क्या कर देंगे दोस्तों, पासिस यानी ई एस लगा देंगे। अच्छा, वाश है, इसमें एस एच आ रहा है, आपने देखा है कि यहाँ पे भी एस एच है, इसमें भी एस एच दिया रखा है, तो यहाँ में हम ई एस कर देंगे। अब आपको ये पता चल गया, क्लियर हो गया है। टीच आ रहा है, देखिए टीच, इसमें टीचिस कर देंगे, यानी ई एस हम लगा देंगे। अच्छा, और देख लेते हैं आगे, देखिए ये है वर्ब यानी क्रिया के अंतिम में अगर वाई हो, क्या हो, अगर वाई हो वर्ब के अंतिम में, यानी क्रिया में अगर वाई हो, तो वाई का हम क्या करेंगे, तो दोस्तों सिंपल सा है, वाई का आई करके आगे ई एस लगा देंगे, यानी वाई को वहाँ से बिल्कुल हटा देंगे, आई वाई की जगह पे आई करेंगे और बाद में ई एस लगा देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए टी आर वाई ट्राई है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, टी आर आई ई एस, ठीक है, नहीं ट्राइस, स्टडी है, वाई आ रहा है नहीं आखिर में, तो यहाँ पे आई ई एस कर दिया। कैरी आ रहा है, इसमें भी वाई आ रहा है, तो वाई को हटाएंगे, आई ई एस लगा देंगे। अच्छा, परंतु वाई से पहले वोविल्स हो, वोविल आप जानते हैं, वोविल कौन कौन से होते हैं, ये सब आपको जानकारी में है। वोविल्स क्या होते हैं, सबसे पहले वोविल्स होता है हमारा दोस्तों ए ई आई ओ यू, ये हमारे क्या होते हैं, वोविल्स होते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, परंतु वाई से पहले वोविल्स, यानी इनमें से कोई अक्षर अगर हो, तो वाई का आई नहीं किया जाता है, तब सिर्फ एस लगाते हैं, वाई ऐसी रहेगा, बस एस लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पीले, यानी पी एल ए वाई, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आ रहा नहीं, वाई से पहले क्या आ रहा है,
ए आ रहा है, तो यहाँ पे हम खाली प्लेस करेंगे यानी एस लगा देंगे बस। अब यहाँ पे आ रहा है ओ बी ई वाई ओबे, ओबे, तो यहाँ पे देखो ए आ रहा है, यहाँ पे ओ बी ई वाई, ई आ रहा नहीं, ये वाला वर्ड आ रहा है यहाँ पे, ये वाला, तो यहाँ पे हम एस लगा देंगे। पी यू वाई, यहाँ पे देखिए क्या आ गया, यू, ये वाला वर्ड आ गया वोवेल्स का, तो यहाँ पे भी हम ऐसे लगा देंगे। ठीक है भाई दोस्तों, इतना तो आपका क्लियर हो गया है। अच्छे आगे जब आप सेंटेंस बनाएंगे नहीं तो फिर आपको हम और भी बता देंगे। अच्छा, सेंटेंस बनाना जो बनाना है आपको, तो वो सबसे पहले आपको इसी तरीके का ये स्ट्रक्चर देखना होगा। मैंने स्ट्रक्चर बताया था नहीं आपको, स्ट्रक्चर कहाँ है, स्ट्रक्चर ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। कर्ता आपको पता चल गया, क्रिया आपको पता चल गया, कर्म आपको पता चल गया, वो सब मैंने आपको नीचे बता दिए हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा जो है ये पहचान होगी। आप देखते हैं आगे इसका कौन सा रूप चलता है। तो अगर आप बने रहना चाहते हैं, अगर कुछ सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और कमेंट में हमें बता दें जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो। दैट्स ऑल।